नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का द विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस। इसके पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने सुकरात और प्लेटो का अध्ययन कर लिया है। अब इसी कड़ी में आज की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग एक महान विचारक अरस्तु का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अरस्तु एक ऐसे विचारक हैं जिन्हें राजनीति विज्ञान के जनक माना जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है और यह प्लेटो के परम शिष्य थे। दोस्तों, अरस्तु का जन्म यूनान के एथेंस से 200 मील दूर एक उपनिवेश था स्टेगिरा प्रांत, वहीं पर हुआ था। स्टेगिरा प्रांत में दोस्तों अमितांश तिथि का शासन चल रहा था, जो सिकंदर के दादा थे। दोस्तों, अरस्तु के पिताजी का नाम निकोलस था, जो एक राज्य वैद्य थे। पूरे परिवार सहित अमितांश तिथि के राज दरबार में निकोलस रहा करते थे। दोस्तों, प्लेटो की शिक्षा दीक्षा एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अकादमी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अकादमी में हुआ था। यह अकादमी यूरोप का पहला विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना प्लेटो महोदय ने किया था। दोस्तों, अकादमी का मस्तिष्क प्लेटो ने अरस्तु को बताया था। यह बार बार पूछा जाता है कि अकादमी का मस्तिष्क प्लेटो ने किसे संबोधित करके बताया था? तो अरस्तु को बताया था। दोस्तों, अरस्तु विधि के शासन, संविधानवाद के जनक और संवैधानिक सरकार के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरस्तु ने पहली बार दुनिया के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। इसीलिए वो संविधानवाद के जनक कहे गए और विधि के शासन के जनक कहे गए, संवैधानिक सरकार के जनक कहे गए। दोस्तों, अरस्तु ज्यादातर अपने गुरु प्लेटो के विचारों से प्रभावित थे। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें दोनों के विचारों में अंतर जानना जरूरी है। जैसे प्लेटो और अरस्तु दोनों का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। क्या करना था दोस्तों? एक आदर्श राज्य की स्थापना करना था। लेकिन दोनों की पद्धतियों में बड़ा अंतर है। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आदर्शवादी तरीका अपनाया और उन्होंने काल्पनिक पद्धति को अपनाया और उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी वह निगमन पद्धति पर आधारित थी। जबकि इनके गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात जो आदर्शवाद की स्थापना करना चाहते थे, वह आदर्शवादी पद्धति पर स्थापित करना चाहते थे। इसे वैज्ञानिक पद्धति माना गया, वह व्यवहारिक तरीका था और शिक्षा का जो माध्यम था वह आगमन पद्धति था। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि अरस्तु की जो शैक्षिक पद्धति थी वह कौन सी पद्धति थी? आगमन पद्धति थी। जबकि प्लेटो की कौन सी थी? निगमन पद्धति थी। दोस्तों, अरस्तु ने एक प्रसिद्ध किताब की रचना की थी, पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम पॉलिटिक्स है। विश्व प्रसिद्ध किताब है पॉलिटिक्स। इसी किताब में पहली बार राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया। क्या दोस्तों? राजनीति शब्द का प्रयोग किस किताब में किया गया? पॉलिटिक्स में किया गया। इसके लेखक कौन है? अरस्तु हैं। और यह किस भाषा में लिखा गया था? यह ग्रीक भाषा में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स की रचना किस भाषा में हुई? तो ग्रीक भाषा में हुई। इसको कॉन्सेप्ट समझने का यह तरीका हो सकता है कि अरस्तु का जन्म यूनान के एथेंस में हुआ था और वहाँ की जो भाषा थी ग्रीक भाषा थी। और स्वाभाविक है, जब ग्रीक भाषा में पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसी भाषा में इस किताब को लिखेगा। तो दोस्तों, जो ग्रीक भाषा में लिखी गई किताब है वह पॉलिटिक्स, वह पोलिस शब्द से
आया हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है नगर राज्य। क्या होता है दोस्तों? नगर राज्य। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि पॉलिटिक्स जो शब्द आया है, पॉलिटिक्स शब्द आया है वह अरस्तु की कृति पॉलिटिक्स से राजनीति शब्द का उद्गम हुआ है, जबकि राज शब्द का उद्गम मैकियावेली की जो एक प्रसिद्ध कृति है प्रिंस, वहां से हुआ है। ये दोनों डिफरेंस थोड़ा याद रखना है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज होता है। दोस्तों, प्लेटो के विचारों को पूरी तरह से पलटने का कार्य अरस्तु ने किया। इससे एक बार प्लेटो अरस्तु पर नाराज होते हुए उन्होंने कहा कि अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है, अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपने माँ का दूध पी लेने के बाद उसे लात मार के भगा देता है। तो दोस्तों, यह बहुत प्रसिद्ध कथन है, इसे कंठस्थ कर लीजिए, बार बार पूछा जा रहा है। अब प्लेटो और अरस्तु के विचारों में अंतर के बाद हम थोड़ी समानताएं भी देखेंगे। समानताएं क्या हैं? जैसे दोनों नगर राज्य को प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था मानते हैं। कौन दोस्तों? प्लेटो और अरस्तु दोनों नगर राज्य को प्राकृतिक और राजनीतिक स्वाभाविक संस्था मानते हैं। राज्य से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। प्लेटो और अरस्तु दोनों राज्य से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व न होने की बात स्वीकार करते हैं। राज्य के सावयवी सिद्धांत में दोनों आस्था रखते हैं। कौन दोस्तों? प्लेटो और अरस्तु राज्य के सावयवी सिद्धांत में आस्था रखते हैं। सावयवी का मतलब ये होता है दोस्तों कि व्यक्ति का जो अस्तित्व है वह राज्य में ही संभव है, राज्य में ही उसका विकास होता है। राज्य के बिना व्यक्ति का कोई वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं है। उसकी तुलना हम अपने शरीर से कर सकते हैं। जैसे इस हाथ का अस्तित्व तभी है जब पूरे शरीर का है, पूरे शरीर के अभाव में इस हाथ का कोई वजूद नहीं होता है दोस्तों। वैसे ही व्यक्ति का अस्तित्व राज्य में ही संभव है, यही सावयवी सिद्धांत है। दोस्तों, मनुष्य एक राजनीतिक व सामाजिक प्राणी है, यह दोनों विचारक स्वीकार करते हैं और जनतंत्र की निंदा करते हैं। कौन? प्लेटो और अरस्तु। दोस्तों, आपको ध्यान होगा प्लेटो के परम प्रिय गुरु सुकरात को वहां की जनतंत्री सरकार, एथेंस की जनतंत्री सरकार ने मृत्युदंड की सजा दे दी थी। इसीलिए प्लेटो जनतंत्र की निंदा करते हैं और उसी मार्ग पर अरस्तु महोदय भी चलते हैं। दोस्तों, अरस्तु अपने राज सिद्धांत के अंतर्गत सावयवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। सावयवी सिद्धांत का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति का वजूद, व्यक्ति का अस्तित्व राज्य में ही संभव है, व्यक्ति का राज्य में ही विकास संभव है, राज्य से बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरस्तु सावयवी सिद्धांत के अंतर्गत अंगी और अंग के सिद्धांत की बात करते हैं। अंगी अंग को अगर इस तरह समझें, हाथ को हम अंगी समझ लें और इस पूरे शरीर को अंग समझें, तो इस अंगी का वजूद दोस्तों तभी है जब ये पूरे शरीर का वजूद है। जब शरीर जिंदा है तभी अंगी भी जिंदा है। जब शरीर मर जाता है तो इस अंगी या हाथ का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, यही अरस्तु महोदय कहना चाहते हैं कि राज सावयवी सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब कि जो नागरिक है, जो व्यक्ति है, उसका अस्तित्व राज्य में ही संभव है। राज्य से बाहर, राज्य से परे व्यक्ति का विकास संभव ही नहीं है। उन्होंने स्व उद्देश्य मूलक या प्रयोजन पद्धति पर बल दिया। किसने दोस्तों? अरस्तु महोदय ने। अरस्तु ने यह भी बताया कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। जो राज्य है वह बहुत प्राचीन काल से अपने अस्तित्व में है। इंसान आदमी बाद में आया, इसीलिए राज धरती पर पहले आया और मनुष्य बाद में आया। यह कथन अरस्तु का है। वो आगे जोड़ते हैं कि राज संपूर्ण और व्यक्ति उसका अंग है।
राज संपूर्ण है, व्यक्ति उसका अंग है। मतलब कि राज के बिना व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है। इनके परम गुरु प्लेटो ने कुछ इसी तरह से स्टेटमेंट दिया था, राज व्यक्ति का बृहद रूप है। राज व्यक्ति का बृहद रूप है। दोस्तों यह कथन अरस्तु का नहीं है, प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा था राज व्यक्ति का विराट रूप है, राज व्यक्ति का बृहद रूप है। यह कथन प्लेटो का है, जबकि राज व्यक्ति से पहले है यह कथन अरस्तु का है। बहुत मामूली अंतर है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बार बार पूछ लिया जा रहा है और स्टूडेंट यहाँ गलत करवाते हैं। अरस्तु ने आगे जोड़ा कि राज कायोनिया या एक पूर्ण आत्मनिर्भर इकाई है। राज एक कायोनिया है, राज एक पूर्ण आत्मनिर्भर इकाई है। यह कथन किसने कहा है दोस्तों? अरस्तु ने कहा है। मतलब कि व्यक्ति या नागरिक का आत्मनिर्भरता राज्य में ही हो सकती है, राज्य से बाहर कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य स्वयं में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता व्यक्ति राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। अरस्तु महोदय जोड़ते हैं कि व्यक्ति राज्य में ही रहता है, राज्य में निवास करता है, राज्य में उसका विकास होता है। जो व्यक्ति राज्य से बाहर होता है, राज्य में नहीं होता है, वह या तो देवता होता है या फिर पशु ही हो सकता है या फिर राक्षस हो सकता है। यह कथन दोस्तों किसका है? अरस्तु महोदय का है कि राज्य से बाहर या तो पशु होता है या देवता होता है या राक्षस हो सकता है, राज्य में नागरिक का ही निवास होता है। उन्होंने आगे कहा राज्य सज्जीवन के लिए धरती पर आया है और सज्जीवन की कामना के लिए धरती पर बना रहेगा। यह कथन किसका है दोस्तों? अरस्तु महोदय का है। अरस्तु महोदय के अगर परिवार की बात करें तो इनके गुरु प्लेटो ने जहां परिवार और संपत्ति पे साम्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कहा था कि सैनिक और शासक निजी संपत्ति नहीं रखेंगे और परिवार नहीं रखेंगे। वहीं इन दोनों बिंदुओं पे इनके शिष्य अरस्तु महोदय कुछ अलग अपना दृष्टिकोण रखते हैं। क्या रखते हैं? ये कहते हैं कि परिवार का बहुत ज्यादा महत्व है। प्लेटो ने शासक सैनिक को परिवार से मुक्त किया था, लेकिन अरस्तु ने कहा नहीं, परिवार का बहुत ज्यादा महत्व है। कैसे? परिवार मानवता की एक महत्वपूर्ण पाठशाला है। परिवार क्या है? परिवार मानवता की एक महत्वपूर्ण पाठशाला है। अरस्तु ने कहा परिवार में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं? अरस्तु का बहुत रोचक कथन है, परिवार में स्त्री, पुरुष, बच्चे और दास शामिल होते हैं। दोस्तों दासों का बहुत बड़ा महत्व अरस्तु ने दिया है। कहा दास भी परिवार के अंग हैं। आगे आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि दासों का परिवार के साथ रहने पे, शासक के साथ रहने पे कैसे दास का विकास होता है और शासक का भी विकास होता है। इस तरह से अरस्तु ने कहा कि परिवार में पुरुष, स्त्री, बच्चे और दास ये सब सम्मिलित होते हैं। अरस्तु ने स्टेटमेंट दिया कि परिवार क्या? अरस्तु ने स्टेटमेंट दिया क्या? राज परिवार व ग्रामों का समूह है। दोस्तों इन्होंने कहा राज परिवार और ग्रामों का समूह है। और इन्होंने एक और शानदार स्टेटमेंट दिया कि जो सामाजिक व्यवस्था है वह पितृसत्तात्मक है। दोस्तों आप ध्यान करिए, प्लेटो महोदय के स्टेटमेंट में स्त्रियों को भी सार्वजनिक संपत्ति की तरह साम्यवाद स्थापित कर दिया गया था, जबकि यहाँ अरस्तु ने सीधे सीधे पितृसत्तात्मक व्यवस्था करते हैं। वो कहते हैं कि पुरुष की शोभा आदेश देने में है तो स्त्री की शोभा आदेश ग्रहण करने में है। और वह कहते हैं कि स्त्रियों का स्थान चारदीवारी के भीतर होना चाहिए। कहते हैं स्त्रियां चारदीवारी के भीतर रहें तो ज्यादा शोभा देती हैं,
यह कथन अरस्तु का है। एक तरह से अरस्तु नारीवाद के विरोधी हैं। वह पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, स्त्रियों को चार दीवारी में धकेलने की बात करते हैं, और वह एक जो है पति परमेश्वर की बात करते हैं, पतिव्रता स्त्री जैसी बात कर रहे हैं कि इनकी शोभा आदेश मानने में ही है, इनका विकास पुरुषों के चरणों में सेवा करने में ही है। इस तरह से स्टेटमेंट अरस्तु महोदय दे रहे हैं। इनका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट आगे आता है, परिवार पिंजड़ा नहीं वरन घोंसला है। परिवार पिंजड़ा नहीं वरन घोंसला है, अर्थात कि परिवार में ही रह के व्यक्ति का अच्छे से संपूर्ण विकास होता है। यही कहने का अर्थ है। दोस्तों, संपत्ति की बात करें अगर, तो अरस्तु ने जो संपत्ति की बात की अपने गुरु प्लेटो से कुछ अलग इन्होंने दृष्टिकोण रखा। जहां प्लेटो ने संपत्ति पर साम्यवाद की बात कही, वहीं अरस्तु ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। संपत्ति जो है, संपत्ति के साम्यवाद की बात नहीं, संपत्ति नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वह व्यक्तित्व पर विकास करता है, परिवार का निर्वहन करता है और अतिथियों की सेवा सत्कार में बहुत मददगार होता है। जब आदमी के पास धन नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगा, तो ऐसे क्रियाकलाप कैसे संपन्न करेगा? वह मतलब कि अरस्तु कहते हैं कि जो संपत्ति प्रकृति से अर्जित किया जाए दोस्तों, वही संपत्ति व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। मतलब कि जो मेहनत से जो खून पसीने की कमाई होती है, वही संपत्ति व्यक्तित्व के विकास में सार्थक हो सकती है। यही कहने तात्पर्य है। उन्होंने कहा सूद लेना वित्तोपार्जन का सबसे घृणित तरीका है। सूद लेना वित्तोपार्जन का मतलब पैसा कमाने का सबसे खराब तरीका है। यह कथन अरस्तु महोदय का है। दोस्तों, अरस्तु ने कहा संपत्ति उतनी ही रखनी चाहिए जितना व्यक्तित्व का विकास हो सके। मतलब एक तरह से मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं कि संपत्ति उतना ही रखो जितने में आपका जीवन अच्छे से संपादित हो सके, आपका व्यक्तित्व निखर सके। और इन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक समानता जो है, आर्थिक समानता समाज में खुशहाली लाती है, जबकि आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है। अगर समाज में कोई गरीब है और कोई बहुत अमीर है, तो एक ऐसा दौर आएगा कि मार्क्सवाद की तरह गरीब हथियार उठा लेगा और क्रांति का डंका बजा देगा। तो इस तरह से आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है। यह किसका कथन है दोस्तों? यह अरस्तु का कथन है। और संपत्ति की इन्होंने 3 कोटियों की बात की है। 3 कोटियां कौन सी हैं? जैसे पहला बताया सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग। एक संपत्ति होती है सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उपभोग। दूसरा सार्वजनिक स्वामित्व, निजी उपभोग, और तीसरा निजी स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग। और अरस्तु महोदय इसी के समर्थक हैं। निजी स्वामित्व होना चाहिए जिसके पास, उसका सार्वजनिक उपभोग होना चाहिए। सार्वजनिक मतलब सभी लोग उपभोग करें। तो दोस्तों, अरस्तु निजी स्वामित्व सार्वजनिक उपभोग के समर्थक हैं। यह जानकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि महात्मा गांधी जी भी इसी विचार के समर्थक थे। निजी स्वामित्व सार्वजनिक उपभोग अर्थात ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या कहता है? संपत्ति निजी हो सकती है, लेकिन उसका प्रयोग पूरी कम्युनिटी के लोग करेंगे, पूरी समाज के लोग करेंगे, पूरी सोसाइटी के लोग करेंगे। जैसे दोस्तों प्रयागराज में केपी ट्रस्ट है। केपी ट्रस्ट है तो केपी ट्रस्ट काली प्रसाद ट्रस्ट की जमीन थी, उनकी संपत्ति थी। तो आज उनके नाम जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सीएमपी डिग्री कॉलेज खुला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेज है, और कुछ कम्युनिटी हॉल हैं, मैरिज हॉल हैं। तो उसका प्रयोग पूरी कम्युनिटी सोसाइटी के लोग करते हैं। वो है उनका निजी, लेकिन ट्रस्ट के माध्यम से सारा समाज, सारी सोसाइटी लाभान्वित होती है।
तो दोस्तों इस तरह से अरस्तु का ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार हमने देखा, समझा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप लोग हैंड राइटिंग में लिखे हुए पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक और टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक बात और है दोस्तों कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें।